दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते ही रहते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत या लीवर का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अपन लीवर से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर यकृत या लीवर का वजन कितना होता है? दोस्तों इसका वजन होता है 1.8 से 1.2 केजी, मतलब 1200 ग्राम से 1800 ग्राम तक लीवर का वजन हो सकता है। दोस्तों लीवर से जुड़ी हुई बीमारी का इलाज करने वाला चिकित्सक क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेपेटोलॉजिस्ट। याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी को लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है तो वो जाएगा हेपेटोलॉजिस्ट के पास। दोस्तों हेपेटाइटिस बीमारी जिसे आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बीमारी में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए यकृत। हमारा लीवर हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है। दोस्तों हेपेटाइटिस के लक्षण क्या है? इसमें मरीज को थकान लगती है और उसे पीलिया भी हो सकता है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी होने का कारण क्या है? दोस्तों या तो अगर संक्रमित माँ है तो उसके जन्म के समय बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो सकती है, या फिर असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी हेपेटाइटिस बी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये विवरण समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस बीमारी शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है? दोस्तों मेनिंजाइटिस में हमारा मस्तिष्क जो है प्रभावित हो सकता है। दोस्तों इससे जुड़ी हुई कुछ बातें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दोस्तों मेनिंजाइटिस बीमारी के लक्षण क्या है? दोस्तों इसमें मरीज को, जो भी मरीज मेनिंजाइटिस बीमारी से संक्रमित रहता है, उसके मस्तिष्क में सूजन रहती है और रीढ़ की हड्डी में भी सूजन की शिकायत रहती है। ये इसकी पहचान है। दोस्तों मेनिंजाइटिस बीमारी किस कारण होती है? दोस्तों मेनिंजाइटिस जो है वायरस के कारण भी हो सकती है, जिसे हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, और ये जीवाणु के कारण भी हो सकती है। दोनों के कारण ही मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। दोस्तों अगर यहाँ पर मस्तिष्क की बात की जाए कि इसका वजन कितना होता है, दोस्तों इसका वजन 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हो सकता है, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर आरआरबी की परीक्षाओं में 1350 ग्राम भी ऑप्शन में रहता है। तो दोस्तों अगर 1350 ग्राम वजन आए तो आप इसी को सही कीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये उत्तर पता होगा। सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है दोस्तों यकृत है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग या इंटरनल ऑर्गन जो है यकृत है। लेकिन दोस्तों अगर सिर्फ सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो ये होगी त्वचा, लेकिन यहाँ पर आंतरिक अंग लिखा हुआ है तो आपको यकृत को सही करना है। दोस्तों यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन 1200 ग्राम से 1800 ग्राम तक हो सकता है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि या आंतरिक अंग है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और बाहरी अंग जो है तो त्वचा है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? दोस्तों पित्त रस का संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय में होता है, जिसे हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। लेकिन दोस्तों पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, लेकिन संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय में होता है, मतलब गॉल ब्लैडर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अपन हड्डी से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों हमारे अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों ये मतलब बिल्कुल आपको यूनिक चीज बता रहा हूँ, शायद ही किसी वीडियो में, किसी यूट्यूब चैनल में किसी ने बताया हो कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों इस प्रोटीन का नाम है ऑस्टिन प्रोटीन और हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा आपको। और दोस्तों हड्डी से जुड़ी हुई एक बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया बीमारी जो है अस्थि से संबंधित बीमारी है और ये किस कारण हो जाती है? ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण। दोस्तों विटामिन डी हमें कैसे प्राप्त होती है? दोस्तों या तो विटामिन डी हमें टेबलेट से प्राप्त होती है, या फिर अगर हमें नेचुरली ये प्राप्त करनी है
तो हमें सूरज की रोशनी में बैठना पड़ता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हम सूरज की रोशनी में दोपहर को 12 बजे बैठ जाएँ, बल्कि जब प्रातः काल में सूर्योदय होता है और जब पूर्व दिशा में लालिमा रहती है, उस समय हमें बैठना चाहिए। विटामिन डी हमको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां नर्म हो जाती हैं और ये क्या कहा जाता है दोस्तों, ये इस बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। ये मैंने आपको 5वें क्वेश्चन में बताया। और विटामिन डी हमें कैसे मिलती है? प्रातः काल हमें सूरज की रोशनी में बैठना पड़ता है। सूरज की रोशनी से अपन को नेचुरली विटामिन डी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है या शुगर पाई जाती है? दोस्तों दूध में लैक्टोज लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर अपन लैक्टोज या दूध से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए कि दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। आप याद रखिएगा दोस्तों। और दूध का दही में परिवर्तित होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है कि अगर एक बार दूध दही में परिवर्तित हो गया तो वापस ये दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी पदार्थ का एक रूप परिवर्तित हो गया तो वह पुनः पूर्व रूप में वापस नहीं आ सकता। इस तरह की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण जो है हमारे मस्तिष्क में मौजूद पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। दोस्तों अपन पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना आप लोगों को जरूरी भी है। दोस्तों अपन पीयूष ग्रंथि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर बात की जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बता चुका है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बीबर या यकृत कहलाती है और सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों ये हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क के आधार भाग पर ये स्थित रहती है दोस्तों। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कई बार रिपीट भी होता है ये कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन दोस्तों अपन ये जानते हैं कि इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन एक्टिवेट करती है। इस कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से इस ग्रंथि से कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन कर लेता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना किस बीमारी का लक्षण है? दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो का मतलब पानी होता है और फोबिया मतलब किसी भी चीज से डर लगना, मतलब पानी से डर लगना। हाइड्रोफोबिया किससे कारण होता है? दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का दूसरा नाम है। दोस्तों रेबीज से जुड़ी हुई कुछ बातें अपन जान लेते हैं। रेबीज होता है रेबीज वायरस के कारण। दोस्तों ये किस कारण से हो सकता है? दोस्तों इस बीमारी से संक्रमित कोई भी कुत्ता या चमगादड़ या कोई भी जानवर के दांत या फिर उसके नाखून की खरोंच से ये बीमारी दूसरे व्यक्ति में या दूसरे जानवर में फैल सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड। दोस्तों आपको लीवर में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है थायराइड। दोस्तों अपन थायराइड से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। दोस्तों अपन थायराइड से जुड़ी हुई कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी स्थिति शरीर में कहाँ पर होती है? दोस्तों ये हमारे गले में स्थित होता है, गले में। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? दोस्तों इससे निकलता है
थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है दोस्तों? ये हार्मोन हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, मतलब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग किस कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है आयोडीन की कमी से। लेकिन दोस्तों घेंगा या ग्वाइटर रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए थायराइड ग्लैंड। हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से सूज जाता है या प्रभावित होता है? दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत। हेपेटाइटिस में हमारा यकृत प्रभावित हो जाता है और हेपेटाइटिस जो है संक्रमित मां से बच्चे में या फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने में या फिर संक्रमित सुई से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि बात की जाए तो वो है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। पढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ग्रंथि की बात की जाए तो यह है यकृत। और अंग की बात की जाए तो वो होगा त्वचा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। पित्तरस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है दोस्तों? पित्तरस का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। और पित्त स्टोर कहाँ होता है? ये होता है पित्ताशय में, जिसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। हड्डियों में मुख्य रूप से ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। किस बीमारी में हड्डियां छिद्रयुक्त, पोरस और भंगुर होकर कमजोर हो जाती हैं? दोस्तों ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस में। हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं और हड्डियां अत्यंत कमजोर हो जाती हैं और ये होती है विटामिन डी के कारण। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जिम्मेदार है? दोस्तों ये है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है फीमेल में स्रावित होता है और ये ऑप्शन सी दूध उत्पादन को प्रेरित करता है। दोस्तों यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, जिसे माछर ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। 19वां क्वेश्चन। ऑस्टियो शब्द का अर्थ विज्ञान की भाषा में किससे है? दोस्तों ये संबंधित है हड्डियों से। ऑस्टियो। रेबीज या हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके काटने से फैलती है? दोस्तों रेबीज या हाइड्रोफोबिया बीमारी जो है वो संक्रमित कुत्ता या कोई भी संक्रमित जानवर के काटने से फैल सकती है। रेबीज रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दोस्तों रेबीज जो है विषाणु के कारण होता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। केवल पानी और पोषक तत्वों की सहायता से बिना मिट्टी के पौधों का उगाना क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों इस तकनीकी में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता, केवल पानी और आवश्यक तत्व का इस्तेमाल करके पौधे उगाए जाते हैं। वायुमंडल में मौजूद नमी या आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। हृदय और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों हृदय की कार्यप्रणाली के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और दोस्तों हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट।
और कार्डियो शब्द जो है दोस्तों हृदय से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, का प्रयोग किस अंग की खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है हृदय की सही कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए। ईसीजी। विश्व में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार के द्वारा। दोस्तों ये कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था साउथ अफ्रीका में। कब किया गया था? 1965 में। लेकिन दोस्तों इंडिया में कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो इंडिया में हमारे डॉक्टर डॉक्टर वेणुगोपाल जी के द्वारा ये किया गया। और कहाँ किया गया था? एम्स में। दोस्तों अभी हाल ही में डॉक्टर वेणुगोपाल जी का निधन भी हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये होता है विटामिन ए के कारण। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन ए की कमी हमको किस खाद्य पदार्थ से पूरी हो सकती है? वो होती है गाजर से। दोस्तों रसावंती रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये होता है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि जीरोथैलेमिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है? आंखों में नमी सूख जाती है, मतलब आंखों में सूखापन महसूस होता है। इस बीमारी के लक्षण है। मरुस्थलीय पौधों, क्षेत्रों या रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है जीरोफाइट्स। जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में या रेगिस्तानों में पौधे उगते हैं ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है भरतपुर राजस्थान में। दोस्तों इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, द द फॉल ऑफ स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया, जो कि दिल्ली की राज्य पक्षी भी है। माफ कीजिएगा, राज्य पक्षी भी है स्पैरो, गौरैया। द फॉल ऑफ स्पैरो किसने लिखा था? डॉक्टर सलीम अली ने। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ इनके नाम से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है जम्मू कश्मीर में। और इनकी कर्म स्थली क्या है? भरतपुर राजस्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत रक्त कणिकाओं को विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है ल्यूकोसाइट के नाम से। ल्यूकोसाइट जो है ये WBC कहलाती है। दोस्तों WBC का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है इनका। दोस्तों अगर हमारे शरीर में WBC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसी स्थिति को कहा जाता है ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अधिक उच्च तापमान जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पायरोमीटर का उपयोग अति उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब कुछ मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ले लिए हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। दोस्तों
पीएच मान जो है 7 से अगर आगे बढ़ता जाता है तो ये क्षारीय होता जाता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों यह होता है 120 दिनों का। और दोस्तों आरबीसी का अन्य नाम क्या है? आरबीसी को अपन एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का बनता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र मतलब ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। दोस्तों सामान्य मनुष्य का बीपी कितना होता है? 120/80। आप याद रखिएगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप हड्डी। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य कर्ण में। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भी मध्य कर्ण में ही पाई जाती है और इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्टेपीडियस। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीमर। और कहाँ पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। दोस्तों ये हो गया हमारा पैर और घुटना और घुटने के नीचे वाला हिस्सा। घुटने के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है इसे हम फीमर कहते हैं। और घुटने के नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों इन हड्डियों का नाम है टिबिया और फिबुला। टिबिया, फिबुला। और घुटने के ऊपर ये हड्डी फीमर पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और शरीर की सबसे मोटी मजबूत हड्डी भी कही जाती है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।